পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে যে কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে, সেজন্য আমরা এর আগেও বলেছিলাম, ক্যান্ডিডেটের লিস্ট যেদিন ঘোষণা হয়েছিল সেদিনই বলা হয়েছিল যে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের একটা ইস্তেহার বা সংকল্পপত্র সেটা আমরা এখানটায় প্রকাশ করব। আজকে সেই সংকল্পপত্র প্রকাশ করার এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যারা, আমি একটা পরিচয় করে দিচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বা আমাদের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মানে শ্রী রাজু বিস মহাশয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপক বর্মন মহাশয়। দীপকদা আমাদের ফালাকাটার বিধায়কও আছেন। সঙ্গে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দুজন সহসভাপতি মাননীয় শ্রী সঞ্জয় সিং মহাশয় এবং মাননীয় শ্রী রথীন্দ্র বোস মহাশয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের এই উত্তরবঙ্গ জোনের কনভেনার মাননীয় শ্যামচাঁদ ঘোষ মহাশয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ির বিধায়ক এবং আমাদের রাজ্যের সম্পাদক মাননীয় শ্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়, শঙ্করদা। পেছনে আমাদের আছেন ফাঁসি দেওয়ার বিধায়ক শ্রী দুর্গা মুর্মু মহাশয়। আমাদের ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি যেটা শিলিগুড়ি জেলার আছে তার এখানকার ইনচার্জ আছেন যিনি শ্রী সুশীল মিত্তল, আমাদের জেলার ভাইস প্রেসিডেন্টও আছেন। আমাদের এই সংকল্পপত্র আজকে প্রকাশ করা হবে। তো রাজুজি আছেন আমাদের সাংসদ, আর রাজুজি এখন সংকল্পপত্র সম্পর্কে আর কিছু আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরবেন। একটা ফটো সেশন লাস্ট ওটা পরে করে নিচ্ছি। লাস্ট मास्क के साथ बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ওটা তো ওটা পরে করে নিচ্ছি। होगा आप सभी प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वगण, साथ ही हमारा सिलीगुड़ी जिले के सभी पार्टी संगठन के लीडर्स और हमारे विधायकगण, ये बड़ा कठिन समय होता है। मैनिफेस्टो बहुत सरलता से 5 चीजें बोली भी जा सकती है। हमारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि हमको केंद्रीय स्तर से पार्टी नेतृत्व से यही सिखाया है कि हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा संकल्प है। जब मैनिफेस्टो संकल्प में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसको हमको करना ही है। और 72 साल के आजादी के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां रही और जो मैनिफेस्टो होता था वो सिर्फ एक औपचारिक बन के रह गया था। चुनाव के समय बनता था, पढ़ा जाता था, फिर उसके बाद उसको साइड में रख देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है मैनिफेस्टो को संकल्प मान के उसको पूरा कर रही है। और इतिहास उठा के देखेंगे कि जो संकल्प पत्र में बातें लिखी जाती है उसको सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज टर्म में किसी ने एग्जीक्यूट किया है वो मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे यहाँ तो संकल्प पत्र के लिए एक कमेटी का गठन होता है। चुनाव के पश्चात आज हमको वो देखना पड़ता है, बार बार हमसे पूछा जाता है कि मैनिफेस्टो में कितने पॉइंट रह गए हो गए और कितने अभी बाकी है और उसका आगे टाइम फ्रेम और प्लानिंग क्या है। सो इतना महत्व है। तो हमारे लिए भी ये एक अवसर भी था और हमारे लिए एक ये परीक्षा की घड़ी भी थी कि सिलीगुड़ी की समस्याओं को एकत्र करके हम एक संकल्प पत्र सिलीगुड़ी की जनता के सामने आपके माध्यम से रखें और ये संकल्प पत्र सिलीगुड़ी शहर को
सपनों का शहर बनाने का ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में 5 साल की हमारी जो योजनाएं और हमने जो काम करने हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बड़ी प्रमुखता से हमने एक इसमें कहा है कि सिलीगुड़ी जो है ये ग्रोथ इंजन होगा नॉर्थ बंगाल का, सिलीगुड़ी ये ग्रोथ इंजन होगा नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि अगर सिलीगुड़ी का विकास नहीं होगा तो फिर हम नॉर्थ बंगाल की विकास की कल्पना नहीं कर सकते, वो अपराध होगा। इसी के साथ हमने बहुत प्रमुखता से ये बात इसमें कही है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड और कॉमर्शियल हब हम सिलीगुड़ी को बनाएंगे। सिलीगुड़ी भारत का एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगा और साथ ही साथ एक ग्रीन सिटी भी होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सीएनजी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आज एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी आने के लिए 1000 रुपये लगता है, आने वाले समय में एयरपोर्ट से लेकर के सिलीगुड़ी तक लोग जो है आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं। सिलीगुड़ी स्वच्छ होगा, क्लीन होगा। ये एक बड़ी समस्या है। मैं कल से 10 वार्ड घूम चुका हूं। सिलीगुड़ी में नदियां नाले बन गए हैं। वार्ड नंबर 2 में जाकर के आप देखिए, वार्ड नंबर 1 में जाकर के देखिए कैसी स्थिति में हमारी जनता रहती है। घर के सामने नाला बह रहा है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को डेंगू हो जाता है, महिलाओं की डेथ हो रही है, लेकिन कॉरपोरेशन का उसमें कोई योगदान नहीं है। कॉरपोरेशन चुप बैठा है, शांत बैठा है। इसी तरह जो है हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी चुप बैठी है। तो हमने ये प्राथमिकता दिया कि 5 साल तक सिलीगुड़ी में झाड़ू लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सिलीगुड़ी को साफ भी बनाएंगे, स्वच्छ भी बनाएंगे, साथ ही साथ एक ऑनेस्ट और सिंसियर गवर्नेंस सिलीगुड़ी को मिलेगा, जहां करप्शन फ्री होगा, कटमनी फ्री होगा, व्यापारियों से चुनाव के नाम पे पैसे वसूले नहीं जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब भी चुनाव होता है व्यापारी वर्ग फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कोई नेता, कोई पार्टी उससे पैसा मांग रहा होता है। और मैं अपना उदाहरण देता हूं, मुझे 3 साल होने को है, 1 रुपया भी आज तक मैंने किसी से नहीं लिया चुनाव के लिए। और यही हमारी पार्टी की विचारधारा है, यही पार्टी हमें सिखाती है। हमारे विधायक चुनाव लड़े, आज शंकरदा को देखिए स्कूटी लेके घूमते रहते हैं। हमने कहा आपको लाइफ को थ्रेटन है, आप जो है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मिले, उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह आनंदा ने भी मना कर दिया, हमारे जो जिला अध्यक्ष है। सो करप्शन फ्री, भय मुक्त, कटमनी मुक्त सरकार हम देंगे। इसके अलावा हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है। रोड एंड ट्रैफिक एंड पार्किंग, सड़क और ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की, ये 3 बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे बताते हुए एक बार फिर ये खुशी हो रही है कि बालासन नदी से लेकर के सेवक तक ये करीब 12.5 किलोमीटर, करीब 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां दार्जिलिंग मोड़ भी आता है, चंपासरी मोड़ भी आता है, माटीगाड़ा मोड़ भी आता है। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा, 4 लेन की सड़क बनेगी और 1150 करोड़ रुपया NHAI ने स्वीकृति दे दी है और इसी साल ये बनना चालू होगा। और आप समझिए एलिवेटेड बनेगा, जो लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ऊपर ही ऊपर से बीच बीच में डाउन पे आएगा, ज्यादातर रोड ये एलिवेटेड रहेगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा आज बालासन ब्रिज टूटा हुआ है, उसकी एक टांग टूटी हुई है। और ऐसी स्थिति जो है महानंदा नदी की भी है। और बालासन नदी पे 3 पुल बनेंगे, इसी तरह महानंदा नदी पे भी 3 पुल बनेंगे। ये इसलिए बन रहे हैं कि आज के 25 साल बाद ये 4 लेन एलिवेटेड को 6 लेन करना पड़ा, तो नदी के ऊपर में 6 लेन की ब्रिज जो है पुल तैयार रहेगा। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ ये ऑलरेडी जो है आपकी जानकारी में है, इसकी सर्वे चल रही है और इसका DPR तैयार हो रहा है।
वो एजेंसी को भी अलॉट कर रहे हैं। हमने देखा दिल्ली के अंदर में जब रिंग रोड बन गया चारों तरफ तो बहुत सरलता हुई, क्योंकि जिस ट्रैफिक को दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं था, हरियाणा से मान लीजिए चंडीगढ़ से किसी को फरीदाबाद जाना हो तो पहले दिल्ली के छाती में से होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन आज वो रिंग रोड बनने के कारण बाहर की बाहरी जो है ट्रक और ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। इसी तरह आज कई लोगों को सिलीगुड़ी में काम ही नहीं है, चाहे कुछ बिहार वाले हो चाहे आसाम वाले हो, लेकिन फिर भी उनको जो है सिलीगुड़ी के ट्रैफिक में से छाती में से होकर के गुजरना पड़ता है। हमारे बच्चे पोल्यूशन के कारण बीमार होते हैं, हमारे बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते, हमारे पेशेंट टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु होती है। तो उस पर हमने विशेष जोर दिया है। हम रिंग रोड का गठन करेंगे और इंटरकनेक्टेड लोन और रोड बनाएंगे और इसको होलिस्टिक अप्रोच के रूप में पूरी की पूरी ट्रैफिक की समस्या सिलीगुड़ी से समाप्त करेंगे। और इसके साथ ही जो मैंने पहले भी बोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम बढ़ावा देंगे। आप किसी भी बाजार में जाइए, कहीं भी परिवार के साथ जाइए, दवाई लेने के लिए जाइए, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग है ही नहीं, आप गाड़ी खड़ी कर दो बीच सड़क पे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सो मल्टी लेयर पार्किंग सिस्टम को हम विकसित करेंगे और जगह जगह जो है कई स्तरीय जो है मल्टी पार्किंग को बढ़ावा देंगे। हर एक वार्ड के अंदर में हेल्थ पे फोकस करते हुए यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक वार्ड में खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन करेगी। सफाई के बारे में मैंने बता दिया। लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी ये बड़ा इशू है। आज इलीगल बार चल रहे हैं, इलीगल कारोबार हो रहा है, जगह जगह शराब की दुकानें खोली हुई है, हमारे युवा पीढ़ी खराब हो रहे हैं, हमारे महिलाएं रात को घर से निकलते हुए डरती है, हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार चुप है। वो इसीलिए क्योंकि वो पैसा लेते हैं उनसे। आज कितने जुआ खेलने के अड्डे खुले हुए हैं सिलीगुड़ी, हम सब जानते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम इम्प्रूव करेंगे और ये सब जो इलीगल एक्टिविटी है उसको बंद करेंगे। आज सिलीगुड़ी से होते हुए हमें ये दुख के साथ कहना पड़ता है, ये कोई गर्व का विषय नहीं है। पूरी जो है स्मगलिंग, चाहे वो हथियारों की हो, किसी भी तरह की तस्करी हो, ड्रग की हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वो सारा सिलीगुड़ी से होकर के जाता है, क्योंकि यहाँ के हमारे नेतृत्व में जो है वो क्षमता नहीं है और वो सब मिले हुए हैं। इसको हम ठीक करेंगे। टूरिज्म पे बहुत कुछ टिका हुआ है, लेकिन आज सिलीगुड़ी की समस्या ये है कि लोग आते हैं और सिलीगुड़ी के अंदर में जो है पानी पी के फिर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग चले जाते हैं या भूटान चले जाते हैं या दूसरी। तो हम सिलीगुड़ी को भी टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि लोग दार्जिलिंग भी जाए, कालिम्पोंग भी जाए, भूटान भी जाए, सब जगह जाए, लेकिन सिलीगुड़ी को भी वो देखें, डूवर्स भी जाए, कुछ भी जाए, तो हम उसको भी बढ़ावा देंगे। एक पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने ये संकल्प पत्र में ये जोर दिया है कि 24 घंटे 2022 के अंत तक साफ सुथरा पीने का जल और पानी सभी परिवार में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीवरेज, ड्रेनेज, बारिश के समय में पानी रुक जाता है, ये आम बात है और हर एक वार्ड के अंदर में यह समस्या है। यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ेंगे और साथ ही साथ युवा वर्ग, भाई हो या बहन हो, जो पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, उनको आज बेरोजगार घूमना पड़ता है। उनको या तो दूसरे शहरों में जाकर के मजदूरी, छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। हम उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हम सब जानते हैं कॉमर्शियल हब, ट्रेड हब, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इतना ही नहीं, सर्विस सेक्टर को हम मतलब हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है, चाहे बहनें हैं चाहे भाइयों हो, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण हम वो नहीं कर पाएंगे। वो हम युवा पीढ़ी को आने वाले समय में हम वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और उसके साथ ही एक चीज पे हमने और जोर दिया है
कि ये जो कॉरपोरेशन है ये लोगों की सुविधा के लिए है। हम नेताओं को नेता बनाने के लिए या कॉरपोरेटर बनाने के लिए जनता नहीं है। नेताओं को यह समझना होगा कि वो जनता की वजह से है और जनता के लिए है। वो नेता नहीं है, वो सेवक है और उसने जनता की सेवा करनी है। तो आने वाले समय में आप देखते होंगे कॉरपोरेशन में कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, उसमें बहुत समय लगता है, कष्ट होता है। हम ज्यादा से ज्यादा इसको डिजिटलाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं डोर स्टेप पे मिलेगा और कॉरपोरेशन तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉरपोरेशन चल के आपके घर के आंगन तक पहुंचेगी। इस बात का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए आज पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आज बहुत सारे देशों में तो जीडीपी जो है हैप्पीनेस से गिनते हैं, ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम क्या, उससे नहीं, खुशी कितनी है आम जनता में उससे कैलकुलेट होता है। चाहे डेनमार्क हो, चाहे हमारे पड़ोसी आप भूटान को भी देख लीजिए। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जीवन की गुणवत्ता बढ़े, इंप्रूव हो, उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पार्क बनाएंगे, रिक्रिएशन सेंटर बनाएंगे, परिवार के साथ लोग घूम सके, वॉक कर सके, बच्चों के साथ खेल सके, इसके ऊपर भी हमने विशेष इस पे ध्यान दिया है। और साथ ही साथ जो है उसमें पब्लिक यूटिलिटी, आप देखेंगे बाजारों में आप जाएंगे, आपको पेशाब करना हो तो किसी के घर पे घुस जाना पड़ता है। ये मुझे प्रेस में बोलते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये सच्चाई है, तो उस पर भी हमारा जोर रहेगा। सो इन सब बातों को लेकर के हमने यही संकल्प लिया है कि सिलीगुड़ी की जो क्षमता है उसके हिसाब से सिलीगुड़ी को बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी बहुत है और हमारे अंदर जो क्षमता है उसको, क्षमता को हम भूल के बैठे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया ये ऐसे अंग्रेज थे जो धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को ये जो है मारते रहे। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, एक जो है शेर का बच्चा था, वो कहीं बिछड़ गया और जो है भेड़ के साथ वो बकरी के साथ मिल गया और शेर भी जो है, एक बार शेर ने उसको पकड़ लिया बच्चे को, जब बड़ा हो गया तो उसको दहाड़ने के लिए बोला तो बकरी का आवाज निकाला। तो हम शेर है लेकिन हम ये भूल गए हैं, हमको बकरा बना दिया है ये सीपीएम और टीएमसी ने मिल करके। हमें उससे आगे उठना है और जो क्षमता है, मैं फिर बता रहा हूं, इतना सुंदर शहर आपको भारत में दूसरी जगह अगर विकसित हो तो नहीं मिलेगा। एक तरफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बगल में चाइना, इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इतना खूबसूरत मौसम, इतने अच्छे खूबसूरत लोग, हिमालय के गोद में बसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी क्षमताओं से हम विकसित नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं में विजन की कमी के कारण, इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो है आज हम इस अवस्था पे पहुंचे हैं। इस अवस्था को बदलना है और बहुत समय नहीं लगेगा, 5 साल बहुत है। इससे हम इस ट्रैक से निकल करके सही रास्ते की तरफ से बढ़ सकते हैं। और मैं एक प्रेस के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहता हूं, 34-35 साल सीपीएम ने राज किया, 11-12 साल से टीएमसी राज कर रही है, कोई उपलब्धि नहीं है, जीरो है, ठेंगा है। सीपीएम का जहां तक मुझे पता है कि 35 साल में जो है एक एक गेट बाजार का उन्होंने फ्लाईओवर बनाया, जितना अगर मैं कहूं तो। और टीएमसी ने पिछले 10-12 साल से ये एक दार्जिलिंग मोड़ के पास में एक सड़क में जब भी आता हूं एक टावर देखता हूं, उसको पुलिस का वॉच टावर बोलते हैं, यही है ना, लेकिन आज तक पुलिस ने भी उसको वॉच ही नहीं किया। पैसे की बर्बादी, करप्शन और कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। कोई अगर ये पूछे हमसे कि बीजेपी की क्या उपलब्धि है, हम गर्व के साथ, मैं प्रवक्ता हूं, हमें पार्टी को कभी डिफेंड नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है प्रवक्ता के लिए इससे अच्छा जो है समय काल हो भी नहीं सकता। चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, अगर मैं
देखिए, मैं एक साधारण सांसद हूं, मेरी 90% से ज्यादा अटेंडेंस है। हिंदुस्तान के जो एवरेज सांसदों का जो भाग लिया हो, चाहे डिबेट में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उससे मैं डबल हूं। वो आपकी कृपा है। और यहां पे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊं, यहां पे SC, ST, OBC बच्चों के लिए हॉस्टल की स्वीकृति हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से सैंक्शन हो चुका, आज तक नहीं बना। दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल बनना था, आज तक MOU में साइन नहीं किया। एक एकलव्य स्कूल बनना था कालिम्पोंग में, आज तक उसके ऊपर ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी पिछले 2.5-3 साल में जो हो सकते थे, बहुत सारे काम जनता के लिए किए हैं। चाय बगान में मिनिमम वेज का एक बहुत बड़ा विषय था, आज मिनिमम वेज एक पास हो गया है, वो इम्प्लीमेंट होना है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट रहता है, उसमें स्टेट का भी और केंद्र का भी होता है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। सो आने वाले समय में वो लागू होगा, लोगों को मिनिमम वेज मिलेगा, चाहे PSA हो, चाहे टेस्टिंग लैब हो, चाहे जो है इसको, इस पूरे क्षेत्र को जो है नीति आयोग के अंतर्गत लेकर के इसका विकास करना हो। मैं उस पर बहुत डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने जो कहा है वो किया है या काम शुरू किया है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि इतनी सालों में चाहे CPM रही, चाहे TMC रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये आज की वास्तविकता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, ये हमारा संकल्प पत्र है और इन बातों के माध्यम से हमारे मन में एक ही हमारी विजन है कि आपके, मेरे, हम सबके सोच का या सपनों का सिलीगुड़ी शहर बनाना। मुझे लगता है मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और मैं शंकर दास से कहता हूं कि कुछ बंगला भाषा में भी कुछ प्रेस को संबोधित करें। एक सेकंड। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু বিজ মহাশয়কে। আজকের আমাদের সংকল্পপত্র উদ্বোধন করতে গিয়ে শিলিগুড়ি শহরকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গির উপরে দেখতে চাই তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। আমাদের ভালোবাসার, ভালো লাগার, বেঁচে থাকার শহর হচ্ছে শিলিগুড়ি। এই শিলিগুড়ি আজকে কোথাও একটা দমবন্ধ পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছে। এই শিলিগুড়ি শ্বাস নিতে চায়। এই শিলিগুড়ি নতুন প্রজন্ম স্বপ্ন দেখতে চায়। আর সেই স্বপ্ন দেখার পথ চলা শুরু হবে 2022 সালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভারতীয় জনতা পার্টির তার বোর্ড গঠন করবার মধ্যে দিয়ে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি এবার ডাক দিয়েছে, গর্বে শিলিগুড়ি, এবার বিজেপি। আমাদের সংকল্প যে শিলিগুড়িকে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার নয়, শিলিগুড়িকে উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাধুনিক পরিবেশ বান্ধব শহর হিসাবে গড়ে তোলবার অঙ্গীকার আমরা নিয়েছি। আমাদের মাননীয় সাংসদ বলবার সময় শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি বিষয়, ট্রাফিক অর্থাৎ যানজট, পানীয় জলের সমস্যা, নদীর দূষণ থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি শহরের সাধারণ ছাত্র যুবরা যারা নিজেদের শিরদাঁড়াকে শক্ত করে আত্মসম্মানের সাথে যাতে বাঁচতে পারে, তার জন্য একটি অত্যাধুনিক শহর গড়ে তোলবার বিশদ পরিকল্পনা আপনাদেরকে বলেছেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার তার ছত্রছায়ায় শিলিগুড়ি শহর আগামী দিনে একটি সর্বাধুনিক বিশ্বমানের শহর হিসাবে গড়ে তোলবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি রেখেছেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে 74th অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে দিয়ে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের বিষয়ে বলতে গিয়ে
বারবার করে বলা হয়েছে যে একটি মিউনিসিপ্যালিটি, একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আসলে পিপলস গভর্নমেন্ট, মানুষের সরকার, মানুষের প্রতিদিনকার সরকার। শিলিগুড়ি শহরের এই সরকার মানুষের প্রতিটি চাহিদা তার ঘরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করবে। আমরা বিশেষভাবে জোর দিতে চাই শিলিগুড়ি শহরের সাফাই কর্মচারীর থেকে শুরু করে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা, যারা এই শহরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। আমরা জোর দিতে চাই আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপের উপরে, যেখানে মহিলারা নিজেদের আত্মসম্মান, তাদের আত্মনির্ভরতা, সেটাকে আরো বেশি কিভাবে শক্তিশালী করা যায় এর উপরে অবশ্যই আমরা জোর দেব। আমরা জোর দেব আমাদের বস্তি অঞ্চলে, কলোনি অঞ্চলে স্লাম ডেভেলপমেন্টের উপরে, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যাতে বেঁচে থাকার যে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, সেটা যাতে তৈরি করা যায়, সেই জায়গায় আমরা পৌঁছতে চাই। ফলে আমি আপনাদের আর বিস্তারিত যা লেখার এখানে রয়েছে আমি আর বিস্তারিত যাব না। তাই শেষ কথা এটাই বলবো যে কেন্দ্রে রয়েছে বিজেপির সরকার, রয়েছে আমাদের সবার উপরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার দূরদৃষ্টি, যা ভারতবর্ষকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দার্জিলিং জেলার সাংসদ মাননীয় শ্রী রাজু বিচ মহাশয়, তিনি ইতিমধ্যেই লোকসভায় আমাদের দার্জিলিং জেলার, আমাদের শিলিগুড়ির বিভিন্ন সমস্যাকে উত্থাপিত করা শুধু নয়, তাকে কাজে বাস্তবায়িত করবার জন্য, সেটা আমাদের এলিভেটেড রোড হোক, আমাদের রিং রোড হোক, আমাদের নবমী গঙ্গায় মহানন্দা নদীকে অন্তর্ভুক্ত করবার প্রশ্ন হোক, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিয়ে বাস্তবিক পদক্ষেপ গঠন করেছে, যা শিলিগুড়ি সুফল পেতে শুরু করবে। আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী জয়ন্ত রায় মহাশয় রয়েছে, ঠিক একইভাবে আমাদের অ্যাডেড এরিয়া এবং তার সংলগ্ন উন্নয়নের জন্য তিনি সচেষ্ট রয়েছেন। শিলিগুড়ি শহরের এক্সপ্যানশন থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই এই যে ধাপে ধাপে আমরা বলছি যে কেন্দ্রে বিজেপির সরকার, আমাদের দুই সাংসদ তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ, আমাদের দুই বিধায়ক শিলিগুড়ি এই কর্পোরেশন অঞ্চলের, ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি অঞ্চলের বিধায়িকা শিখা দি, আমরা দুজন, এবং শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন এই বার্তা পৌঁছে দিতে চায় যে এবার শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে বিজেপি নতুন প্রজন্ম দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। শিলিগুড়ি শহরে এর আগে যারা শিলিগুড়ি শহর পরিচালনা করেছেন তাদের কাজ সময়ের সাথে মূল্যায়ন হবে। তারা মানুষের রায়ে পরাজিত হয়েছেন, তারপরেও তারা দাঁড়িয়েছেন। উল্টো দিকে ভারতীয় জনতা পার্টি 47 জনের মধ্যে 40 জন নতুন প্রার্থী আজকে আমরা মানুষের সামনে উপস্থিত করেছি। তাদের সাদা পাঞ্জাবি পায়জামাতে একটিও কালির দাগ নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এক স্বচ্ছ, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, ডাইনামিক ইয়াং প্রজন্মকে শিলিগুড়ি গড়বার যে ভার শিলিগুড়ির বাসী তুলে দেবে, এই আশা রাখছি। ভালো থাকুক শিলিগুড়ি, ভালো থাকুক আপনারা, ভালো থাকুক এই ভারত। এইটুকু কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। राज्यमा सत्तारूढ दल छ पार्टी है र तपाईहरुले समग्र विकासको कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा बीजेपीले कस्तो पाराले सिलगढीको विकास गर्न सक्छ? दीदी ने अच्छा प्रश्न पूछा है, कई लोगों के मन में भी ये है। वो पूछ रही है कि केंद्र में तो आप हो, ठीक है, लेकिन राज्य में तो टीएमसी, आप कैसे विकास करोगे? मैं एक बात आपको बताता हूं, देखिए, कुछ भी करने के लिए पहले तो आपकी सोच होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी का चुनाव टीएमसी सरकार में है इसलिए नहीं कराती, ये संविधान ने कहा है इसलिए होती है। और जो कॉरपोरेशन में और म्युनिसिपैलिटी में जो पैसे आते हैं, जो स्कीम आती है, राज्य के भी आते हैं, उसमें केंद्र के भी आते हैं।
और आज देखिए टीएमसी सत्ता में है, उसके बावजूद भी कलकत्ता को 4,000 करोड़ से ज्यादा कॉरपोरेशन को पैसा मिलता है। उसके अलावा बड़े बड़े स्कीम उनकी कलकत्ता में आते हैं। यहां तक कि हमसे नॉर्थ बंगाल से एम्स चुरा के कलकत्ता के बगल में ही जाके बना दिया। और आज सिलीगुड़ी को 250 से 300 करोड़ रुपए ये अशोकदा को दिया करते थे, और मुझे लगता नहीं वो पैसा भी पूरा आता था होगा। हम केंद्र के साथ मिलकर के हम कोशिश करेंगे, राज्य सरकार के साथ भी तालमेल बिठा करके हम प्रयास करेंगे। नहीं मानेंगे तो भी हम इतने सक्षम है कि हम केंद्र से डायरेक्ट योजनाएं ला करके लागू कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आज आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी में थोड़ा बहुत जो भी काम हो रहा है, जो स्कीम आ रही है, जो लोगों के पास डायरेक्ट डीएफटी आ रहा है, ममता दीदी दे रही है? या आपको क्या लगता है जो फ्री में राशन देती है 35 रुपए वाला, वो ममता दीदी देती है? उसमें 2 रुपया सिर्फ टीएमसी का होता है, 33 रुपया उसमें केंद्र सरकार का होता है। ये तो 1 रुपया बोल रहे हैं। 2 रुपये जनता देती है। और इतना ही नहीं, आज कोविड के समय में देखिए, वैक्सीनेशन हो, ये ऑक्सीजन प्लांट हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, पीपीई किट हो, ये सारा कुछ केंद्र सरकार। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब में जो कर्जा है उससे बड़ा कर्जा जो है आज पश्चिम बंगाल में है। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास बस 2 ही चीजें, एक प्रशासन, दूसरा पुलिस। जनता भी इनके पास नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए। समस्या ये होती है आज, अगर हमारा म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो, मैं ऐसी कोई योजनाएं जो है लागू करा सकता हूं। और ये जो कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी होती है, ये हमारी अपनी सरकार होती है। विधायक और सांसद जो काम नहीं कर सकता, ये हमारी छोटी सी कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी कर सकती है। और कुछ राजू जी, कुछ दिन पहले आप लोग बेंगोल एमपी डेलीगेशन टीम मीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किया था, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट किया था। स्पेशली नॉर्थ बेंगोल में एक एम्स की प्रोजेक्ट आप लोग उनके बच्चे हाथ में रखे थे, लेकिन वो अभी तो किया जरा कहाँ तक है, और वो एम्स की लेकर आप लोग क्या पहल चला रहा है? ऐसा बंगाल को लेकर के कई बैठकें होती है, हम सार्वजनिक नहीं करते, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा बैठे थे कि नहीं बैठे थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एम्स की घोषणा जल्द होगी और नॉर्थ बंगाल में एम्स होगा, यह भी तय है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रेम है। दीपक दा भी मेरे बगल में बैठे हैं, विधायक भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्योंकि नॉर्थ बंगाल से टीएमसी ने सिर्फ लूटा है और बदले में कुछ मिला नहीं है। इस स्थिति को हमको परिवर्तन करना चाहते हैं और नॉर्थ बंगाल की जनता ने भी बार बार टीएमसी को बड़े बहुमत से जिताया है और यह हमारा मोरली भी फर्ज बनता है और हम बहुत इसके लिए संवेदनशील हैं और नॉर्थ बंगाल हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है और कई सुरक्षा की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी कई एंगल से जो है नॉर्थ बंगाल हमारे मेन एजेंडा में है और बहुत सारी बैठकें गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और अलग अलग मंत्रियों के साथ समय समय में होती रहती है। लोकसभा उसके बाद विधानसभा में आप लोगों का जो मैनिफेस्टो था, साथ में अभी जो आप नया मैनिफेस्टो है, हर जगह पे सिलीगुड़ी को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा आप लोग प्रोमिसेस किए, तो आप अभी तक आप लोग कितना दूर क्या कर सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूं दादा, अगर 2-4 बात बताऊं तो आप लिख लो, फिर बाद में फिर दोबारा मत पूछना। 1150 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया है। 13 किलोमीटर की सड़क बन रही है बालासन नदी से लेकर के सेवक तक। 1000 करोड़ रुपए से एक अल्टरनेटिव कोरोनेशन ब्रिज बन रहा है। NH10 मरम्मत, वाइडनिंग और ऑल वेदर रोड बनाने के लिए 1125 करोड़ रुपए का पैसा सैंक्शन हो चुका है और एक सड़क अभी 717A कालिंपोंग के लिए बन रही है। दूसरी सड़क एक अल्टरनेटिव हाईवे सिलीगुड़ी, माटीगाड़ा, मिरिक होते हुए घूम से होते हुए वापस तिस्टा, कालिंपोंग, पेदोंग, चालसा, मैं आगे का भूल गया, 265 किलोमीटर की सड़क बन रही है और उसका भी काम जल्द चालू होगा।
चाय बगान को लेकर के 300 रुपये मिनिमम सबको वेज मिले, उसका काम अप्रूव हो चुका है। और कोविड के समय था, आप देखिए मैं सांसद 2.5 साल में बना और 6 महीने बाद कोविड शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड को लेकर के और जो है जो भी बात हो सकते थे वो किए। और इस क्षेत्र में गोरखाओं को विशेष करके जो हमने उनको आश्वासन दिया था, उनके साथ जो हमने वादा किया था, उस को निभाने के लिए भी बहुत तेजी से उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। सो ये तो मेरी उपलब्धियां थी। अब प्रेस में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरे पास वैसे मैं लिख के लेता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन आप कभी ममता दीदी आए तो उससे पूछना, दीदी आपने किया क्या? मतलब फुटबॉल खेलने के अलावा या खेला होवे के अलावा अगर कुछ किया हो तो आप पूछना। एक वॉच टावर बनाए पुलिस के लिए, लेकिन आज तक पुलिस ने भी उसकी उपयोगिता नहीं की। सर, गंगा आज नया कमेटी बनाया गया है, उसमें से शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट, उस विषय में क्या प्रतिक्रिया? देखिए कोर्ट सर्वोपरि है, टिप्पणी करना उचित नहीं है। शुभेंदु दा को कोर्ट ने नहीं निकाला, शुभेंदु दा को ममता ने निकाला, क्योंकि ममता दीदी शुभेंदु से डरती है। सर, अहिले तपाईँ आफै बिजेपी उम्मेदवारहरू लिएर सिलगढीमा चुनाव प्रचार गर्नु भएको छ र जीतका लिएर कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? 36 सीट पे हम आगे हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 15 टीएमसी के नेता डायरेक्ट मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि 15 सीट पे हम टीएमसी को हरा देंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है हमारी स्थिति क्या है। हो गया? चलिए, बहुत धन्यवाद। ये एक बार और एक बात अंत में, ये हमने चारों भाषा में, हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में और नेपाली, चारों भाषा में है और बहुत सुंदर भी है और सारे सिलीगुड़ी के पिक्चर भी है और जो कुछ भी आ सकता है हमने इसमें समेटने की कोशिश की है। संपर्क जी, आपसे क्वेश्चन, आप पहले सीपीएम में थे, अभी आपका युद्ध के साथ आपका टक्कर है प्रतिद्वंदी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, गुरु शब्द का एक अलग ही महत्व है। हाँ, वो बोलो ना। तो आप शब्द की उपयोग में थोड़ा ध्यान दीजिए। एक मिनट, वो मेरा एक हल्ला, विधायक संगल बोस ने अशोक भट्टाचार्य से मतलब राजनीति सिखाई है, तो सुनने में आया, लेकिन मैं तो पर्सनली वो शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब जो सुनाई देगा ठीक, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। तो उसका तो एक फैसला तो विधानसभा में हो गया, तो उसी टाइम में बहुत बार बोला, तो आज फिर एक ही बार बोलने का मुझे ऐसा लगता है जरूरी नहीं। একটা বলছি एक मिनट जिला अध्यक्ष जी, আমি আরেকটা বিষয় বলছি। আজকে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, আমরা আজকে 34 নম্বর ওয়ার্ডে গেছিলাম, সেখানটাতে আমাদের গত রাত্রে একটা পার্টির একটা বুথ অফিস করেছিল ওরা, সেখানটা ফ্লেক্স ছিল, ঝান্ডা ছিল, চারিদিক থেকে আমাদের গেরুয়া কাপড় সবুজ কাপড় ঘেরা ছিল একটা অফিস। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আর কারা করেছে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির এরকম অফিসের উপর আক্রমণ হচ্ছে, আমাদের পার্টির ক্যান্ডিডেটদের তাদের ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, ঝান্ডাগুলো ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তো এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু শিলিগুড়িতে এর আগে ছিল না। শিলিগুড়িতে যে কোনো সময় আর রাজনীতি এর আগে যখন হয়েছে বা ইলেকশন হয়েছে, সেই সময়তে একটা ভালো পরিবেশের মধ্যেই রাজনীতিটা হয়েছে এবং ইলেকশনটা হয়েছে। এবারে আমরা দেখছি যে এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু আর ধীরে ধীরে একটা আতঙ্কের পরিবেশ, ভয়ের পরিবেশ, এই ধরনের পরিবেশটা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে গোটা শিলিগুড়িবাসী তাদের মনের মধ্যে কিন্তু বিজেপি বা পদ্মফুলটা ঢুকে গেছে। তাই যতই যারাই এই ধরনের কাজগুলো করুন না কেন, শুধুমাত্র বিজেপিকে টার্গেট করে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে, তাতে কিন্তু বিজেপিকে দমানো যাবে না। আমরা এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটার সাথে সাথেই প্রত্যেকটা থানাতে কিন্তু এফআইআর করছি। পুলিশ এবং প্রশাসন তারা কিন্তু সবাই নির্বিকার হয়ে কোনো রকম তদন্ত বা পদক্ষেপ না করে কোনো দোষীদের গ্রেপ্তার করছে না। শিলিগুড়িবাসীও জানে, বা যেই এলাকাগুলোতে এই ঘটনাগুলো ঘটছে সেখানকার মানুষজনেরাও জানেন যে কারা এটা করেন, কারা এই ধরনের রাজনীতি করেন। শিলিগুড়িবাসী কিন্তু এই ধরনের রাজনীতি পছন্দ করেন না। আমরা চাই যে এই ধরনের ঘটনা যাতে আগামী দিনে না ঘটে, সেজন্য পুলিশ এবং প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন তারা যাতে একটা দ্রুত পদক্ষেপ নেন এবং যারা এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত তাদের যাতে গ্রেপ্তার করেন বা শাস্তি দেন, এই বিষয়টা আমি আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে জানাতে চাইছি। दो तरफ अलग ठीक है।
चलिए, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर दा चले। হ্যাঁ চলিয়ে